हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चला था वो था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। जैसा कि आपको विदित है कि उस टॉपिक की शुरुआत जब अपने की है तो वहाँ पर बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। और इस वीडियो पर आप लोगों की जो लाइक, जो शेयर मुझे देखने को मिले हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अपन वापस अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। और इसके अंतर्गत अपने रक्त की सामान्य जानकारियां पढ़ ली थी। आज मैं आपको लेकर के चलता हूं दोस्तों, रक्त में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है। जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि 55% तो क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। और 45% क्या होती है? तो आप बताएंगे सर रक्त कणिकाएं होती हैं। क्या होती है दोस्तों? 45% क्या होती है? रक्त कणिका होती है। और ये रक्त कणिकाएं दोस्तों 3 प्रकार की हैं। सबसे पहली आती है आरबीसी, आरबीसी। दूसरी आती है साथियों डब्ल्यूबीसी। और तीसरी आती है प्यारे दोस्तों प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं अपने रक्त के अंदर उपस्थित है। नंबर 1 आपकी आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी और नंबर 3 आती है दोस्तों प्लेटलेट्स। एक एक अपन बारीकी से पढ़ेंगे कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो लेकर के चलता हूँ मैं सबसे पहले अपनी आरबीसी को। किसको लेकर के चलेंगे दोस्तों? आरबीसी को। तो ध्यान से सुनते जाना, एक एक पॉइंट को क्लियर करना अपन लोगों को। आरबीसी, और आरबीसी को कहा जाता है लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कार्पल्स। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिका। या फिर इन्हें कहा जाता है दोस्तों एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। ये नाम भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो अपनी जो पहली रक्त कणिका अपन पढ़ रहे हैं वो है आरबीसी, लाल रक्त कणिका, या रेड ब्लड कार्पल्स, या फिर इसको बोलते हैं अपन एरिथ्रोसाइट। दोस्तों ध्यान देना, आरबीसी निर्माण की क्रिया, आरबीसी निर्माण की जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइटोसिस, एरिथ्रोसाइटोसिस। आरबीसी निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? एरिथ्रोसाइटोसिस कहलाती है। फिर अपन बात करें तो आरबीसी क्या है, ध्यान से सुनते जाना। आरबीसी केंद्रक विहीन होती है। अपन स्तनधारियों की आरबीसी की बात करें, मनुष्य की आरबीसी की बात करें, तो मनुष्य की जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है दोस्तों? केंद्रक विहीन होती है। मतलब अपनी आरबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता है। लेकिन साथियों अपवाद स्वरूप आपको याद रखना है, अपवाद स्वरूप आपको याद क्या रखना है? मरुस्थलीय प्राणी, मरुस्थलीय प्राणी ऊंट एवं लामा, ऊंट और लामा। इसके अलावा आपको जिराफ का एग्जाम्पल भी याद रखना है। ऊंट, लामा और जिराफ की जो आरबीसी होती है वो क्या होती है दोस्तों? केंद्रक युक्त होती है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ चुका है। तो मरुस्थलीय जो प्राणी आपके ऊंट और लामा है, इसके अलावा आपको जिराफ का एग्जाम्पल याद रखना है। इनकी आरबीसी में क्या उपस्थित होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। याद रखना, जिस टाइम आरबीसी का निर्माण होता है उस टाइम केंद्रक पाया जाता है, लेकिन सुविकसित जो आरबीसी होती है उनके अंदर केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब देखो अपन बात करते हैं, केंद्रक विहीन है, अपवाद के रूप में मरुस्थलीय प्राणी ऊंट, लामा, जिराफ हो गए जिनके आरबीसी के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। ध्यान देना दोस्तों, आरबीसी के निर्माण की बात की जाए, आरबीसी का निर्माण, तो निर्माण अपन 2 जगह पढ़ेंगे। पहले तो अपन बात करेंगे भ्रूणावस्था की,
कि आरबीसी का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ होता है और वयस्कावस्था में कहाँ होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, आरबीसी का निर्माण भ्रूणावस्था में तो होता है दोस्तों यकृत और प्लीहा में। कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में, लीवर और स्प्लीन में होता है। और यदि अपन बात करें वयस्क अवस्था की, तो वयस्क अवस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? बोन मेरो में या फिर अस्थि मज्जा में। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में निकल करके आता है। यदि अपन बात करें तो स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, स्तनधारियों की आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन दे रहा हूँ। स्तनधारी या फिर अपन मुख्यतः मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के आरबीसी का आकार होता है दोस्तों उभय अवतल, या फिर इसको अपने एक साथ लिखें तो उभयावतल प्रकार की आरबीसी होती है। और मेंढक की आरबीसी की बात की जाए, मेंढक की आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों याद रखना, मेंढक की आरबीसी होती है उभय उत्तल, जिसको अपन उभयोत्तल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उभयोत्तल लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छे कंटेंट डाला मैं आप लोगों के लिए। स्तनधारियों की आरबीसी उभय अवतल होती है, जिसको अपन उभयावतल कह सकते हैं, और मेंढक की आरबीसी उभय उत्तल होती है। फिर बात करते हैं तो स्तनधारियों की जो आरबीसी है, स्तनधारियों की आरबीसी का साइज याद रखना दोस्तों, ये होती है 7.5 माइक्रोमीटर। कितने साइज की है? 7.5 माइक्रोमीटर की है। तो ऐसे ही खूब सारे क्वेश्चन अपन आरबीसी के पढ़ेंगे, एक बार इनको वापस रिपीट कर लेते हैं। रक्त में 55% प्लाज्मा और 45% क्या होती है? रक्त कणिकाएं होती हैं, ब्लड कार्पल्स होती हैं। और ये ब्लड कार्पल्स कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं सर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यदि आरबीसी की बात की जाए तो आरबीसी का पूरा नाम होगा लाल रक्त कणिका, या फिर इसे बोलेंगे रेड ब्लड कार्पल्स, और दूसरा नाम क्या है इसका? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी निर्माण की क्रिया एरिथ्रोसाइटोसिस कहलाती है, जैसा कि आपको पता चल चुका है इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। तो आरबीसी के निर्माण की क्रिया को एरिथ्रोसाइटोसिस कहा जाएगा। आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, सुविकसित जो आरबीसी होती है उनके अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। लेकिन यदि अपन अल्प विकसित आरबीसी की बात करें तो उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो अपन सुविकसित आरबीसी की बात करें कि सुविकसित आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप ऊंट, लामा और जिराफ की आरबीसी के अंदर क्या उपस्थित होता है? केंद्रक पाया जाता है। निर्माण की बात की जाए तो भ्रूणावस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होगा, और वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण क्या होता है? बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। स्तनधारियों की आरबीसी उभय अवतल प्रकार की होती है, जबकि मेंढक की आरबीसी उभय उत्तल प्रकार की होती है। स्तनधारियों की आरबीसी का साइज कितना है? 7.5 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि अपन बात करें तो वो क्या है? देखो दोस्तों, अपन बात करेंगे आरबीसी के जीवन काल की। आरबीसी का जीवन काल कितना है? तो ध्यान देना दोस्तों, जीवन काल की बात की जाए तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा बात की जाए तो आरबीसी की संख्या की भी बात करूं, संख्या की, तो संख्या अपन अलग अलग पढ़ेंगे। नर में इनकी संख्या होती है 55 लाख प्रति घन मिमी। कितनी होती है दोस्तों? 55 लाख प्रति घन मिमी। और स्त्री की बात करें तो स्त्री के अंदर इनकी संख्या होती है 45 लाख प्रति घन मिमी। कितनी होती है? 45 लाख प्रति घन मिमी। मतलब लेडीज के अंदर लगभग 10 लाख की संख्या में ये कम पाई जाती हैं। एक बात विशेष मैं आपको और बता देता हूँ, अपने रक्त में सबसे अधिक मात्रा में, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली रक्त कणिका, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली
रक्त कणिका कौन सी है दोस्तों? आरबीसी होती है। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी रक्त कणिका पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है। लेकिन सबसे कम मात्रा यदि आपसे पूछ ली जाए, सबसे कम मात्रा कौन सी रक्त कणिका की है, तो वो आपको याद रखना है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पस। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए अच्छे हैं। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी रक्त कणिका पाई जा रही है? आरबीसी पाई जाती है। और रक्त में सबसे कम मात्रा में कौन सी रक्त कणिका है? डब्ल्यूबीसी है। एक बात का और विशेष ध्यान रखेंगे, डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो मेल फीमेल दोनों में बिल्कुल सेम होती है। लेकिन आरबीसी की बात करें तो आरबीसी के अंदर नर में तो इनकी संख्या 55 लाख प्रति घन मिमी होती है और स्त्री में 45 लाख प्रति घन मिमी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो गणना है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो गणना होती है दोस्तों, वो एक विशिष्ट यंत्र के द्वारा की जाती है। मतलब अपने रक्त में कितनी आरबीसी है, कितनी डब्ल्यूबीसी है, इनकी गणना विशिष्ट प्रकार के यंत्र के द्वारा की जाती है, जिसे हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। क्या नाम है इस यंत्र का? हीमोसाइटोमीटर। जैसा कि टॉपिक स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहां पर भी आपको हीम ना मिल जाए, हीम, तो समझ जाना है कि आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा? ब्लड से रिलेटेड होगा, खून से रिलेटेड होगा, रक्त से रिलेटेड होगा। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की गणना किस यंत्र के द्वारा की जाती है? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा की जाती है। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। मतलब अपने रक्त में जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाई जा रही है उनका कुछ फिक्स अनुपात होता है, और वो अनुपात कितना दोस्तों? 600:1। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये आपने तो इसको 600:1 याद कर लिया कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात अपने रक्त में 600:1 है, लेकिन वो क्वेश्चन को कैसे घुमाता है और वो आपसे क्या पूछता है? डब्ल्यूबीसी तथा आरबीसी का अनुपात होता है। डब्ल्यूबीसी तथा आरबीसी का अनुपात होता है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या डालेगा? 600:1 डालेगा। और आपने तो इसको बहुत अच्छी तरीके से रट रखा है, और आप इसको क्या कर दोगे? गोले को कहा रखोगे। समझ रहे हैं ना? लेकिन क्वेश्चन उसने चेंज कर दिया है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात पूछा है। तो ये दोस्तों आपको मिलेगा लगभग थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में, और वहां लिखा हुआ मिलेगा 1:600। क्या मिलेगा आपको? 1:600। तो आपको ये डाटा ही याद नहीं करना है, इसके साथ ये भी याद करना है कि वो दे क्या रखा उसने। आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी दिया हुआ है कि डब्ल्यूबीसी अनुपात आरबीसी दिया हुआ है। तो ये बात आप लोगों को विशेष याद रखनी है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है वो कितना है? 600:1। मतलब ज्यादा संख्या में कौन है? आरबीसी है, और कम संख्या में डब्ल्यूबीसी है। मेरे कहने का मतलब इतना सा ही है कि जहां पर डब्ल्यूबीसी की संख्या 1 है वहां पर आरबीसी कितनी है? लगभग 600 है। जहां पर डब्ल्यूबीसी की संख्या 1 है वहां पर आरबीसी कितनी है? 600 है। फिर बात करते हैं प्राणी जगत की सबसे बड़ी आरबीसी। सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है? तो पूरे प्राणी जगत की बात करें तो पूरे प्राणी जगत में सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है दोस्तों, वो एम्फील्यूमा प्राणी की होती है। और एम्फील्यूमा को क्या कहा जाता है? कोंगोइड कहते हैं इसको। किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों? कोंगोइड के नाम से भी जानते हैं। तो प्राणी जगत में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी हो गई? एम्फील्यूमा की हो गई। फिर बात करें स्तनधारी प्राणियों की, तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है, सबसे बड़ी आरबीसी, और वो होती है दोस्तों किसकी? बहुत अच्छा विशालकाय प्राणी आपने देखा होगा, एलिफेंट, हाथी की। अपन बात करें पहले पूरे प्राणी जगत की, तो पूरे प्राणी जगत में सबसे बड़ी आरबीसी एम्फील्यूमा में पाई जा रही है। और स्तनधारियों की बात करें तो स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है? हाथी की। फिर बात करें सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी, तो सबसे छोटी जो आरबीसी होती है दोस्तों वो होती है आपके कस्तूरी मृग में। कौन से मृग में? कस्तूरी मृग में। तो तीनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पूरे प्राणी जगत की बात करें तो पूरे प्राणी जगत में सबसे बड़ी आरबीसी एम्फील्यूमा या कोंगोइड की होती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है, और सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है? कस्तूरी मृग में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के चलता हूँ आपको।
देखो दोस्तों, एक विशेष पॉइंट हो रहा था अपनी आरबीसी का, वो क्या है इसको आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। आरबीसी की अपन बात करें तो इधर एक विशिष्ट प्रकार का वर्णक उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक। हीमोग्लोबिन वर्णक, जैसा कि मैं आपके साथ इसकी पिछले वीडियो में चर्चा भी करके गया था, आज अपन इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में एक नाम तो आपको दिख रहा है हीम, और दूसरा नाम दिख रहा है दोस्तों ग्लोबिन। ग्लोबिन तो मैं आपको बता चुका हूं, ग्लोबिन शब्द तो, ग्लोबिन तो क्या एक प्रकार का प्रोटीन है, क्या है प्रोटीन। और ये ग्लोबिन प्रोटीन किस रंग का बताया था मैंने आपको, सर लाल रंग का बताया था। किस रंग का बताया था, लाल रंग का। और जो हीम है दोस्तों, ये आपका है आयरन, आयरन या फिर लोहा कह सकते हैं, या फिर फेरस कह सकते हैं। तो अब आपको एक बात पता चल चुकी है, सर आयरन का कलर भी तो लाल ही होता है ना, लाल लाल रंग का। तो देखो इसका रंग भी लाल और इसका रंग भी लाल, मतलब हीम का रंग भी लाल और ग्लोबिन का रंग भी लाल। तो मनुष्य के रक्त का जो लाल रंग है, मानव रक्त का लाल रंग आपसे पूछा जा सकता है, या आरबीसी का लाल रंग आपसे पूछा जा सकता है, किस वर्णक की वजह से है, तो वो है दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वर्णक, जैसा कि आपको पता चल ही चुका है, वर्णक क्या होते हैं, रंग प्रदान करने वाले कारक होते हैं। जैसा कि अपन बात कर चुके थे कि पादपों की पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित या हरित लवक की वजह से होता है। और भी मैंने एक दो एग्जाम्पल आपको बताए थे, कॉकरोच का बताया था, ऑक्टोपस का बताया था, आर्थ्रोपोडा मोलस्का संघ की बात अपने की थी, लेकिन ये अपने आरबीसी का हिस्सा है, इसलिए आपके लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व उपस्थित होता है, तो ये आयरन है दोस्तों, खनिज के फॉर्म में उपस्थित होता है, या फिर आयरन के फॉर्म में उपस्थित होता है। और यदि इस आयरन की कमी हो गई, ध्यान से सुनना बात को, किसी व्यक्ति के रक्त में आयरन की कमी हो गई तो विशिष्ट प्रकार का रोग उत्पन्न होता है, और इस रोग को कहा जाता है दोस्तों एनीमिया। एनीमिया, या फिर आप याद कर सकते हैं रक्त की कमी, या फिर आप याद कर सकते हैं लोहे तत्व की कमी। और ये नाम तो काफी बार ही आता है सर एग्जाम में, लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सीधा सीधा उत्तर आप लोगों के पास है, लोहे तत्व की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। और याद रखना दोस्तों, ये लोहे तत्व किसमें उपस्थित है, सर हीमोग्लोबिन वर्णक में उपस्थित है, मानव रक्त में उपस्थित है। तो ये डाटा आप लोगों के लिए डियर स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा बात करें तो सर हीमोग्लोबिन वर्णक क्या लाल रंग ही प्रदान करता है, इसके अलावा और भी कोई कार्य संपन्न करता है, तो हीमोग्लोबिन का एक मुख्य वर्ग और है। हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है। ऑक्सीजन अणुओं का क्या करता है साथियों, परिवहन करता है। अब परिवहन का मतलब क्या है, तो आपको पता चल ही चुका है कि अपनी आरबीसी के ऊपर बात करें तो मानव रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जा रहा है, और ये हीमोग्लोबिन वर्णक अपने रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, साथ ही यह ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है। अब देखो आपके हर एक ऑर्गन्स में ब्लड जाना जरूरी है, ऑक्सीजन जानी भी जरूरी, क्योंकि कोशिकाओं को किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा, वह ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तभी अपने शरीर के हर ऑर्गन्स को क्या मिल पाती है, एनर्जी मिल पाती है। तो ऑक्सीजन की जरूर आवश्यकता होगी प्रत्येक ऑर्गन को, प्रत्येक सेल को। तो ध्यान से सुना, हीमोग्लोबिन का एक अणु, Hb का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करता है सर, 4 अणुओं का परिवहन करता है। तो लाल रंग प्रदान करने के साथ साथ हीमोग्लोबिन का कार्य क्या हो गया, ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करना। और हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करता है, 4 अणुओं का परिवहन करता है, मतलब अपने रक्त
अपने शरीर के हर एक सेल के अंदर, हर एक कोशिका की यदि अपन बात करें, शरीर के ऑर्गन्स की यदि अपन बात करें, टिश्यू की यदि अपन बात करें, तो वहाँ तक आपके शरीर में जो ब्लड पहुँचता है उसको कौन लेकर के जाता है? ऑक्सीजन जो पहुँचती है उसको कौन लेकर के जाता है? हीमोग्लोबिन वर्णक लेकर के जाता है, परिवहन का कार्य संपन्न करता है। अब देखो दो विशेष पॉइंट और आते हैं यहाँ से। यदि आपके रक्त में ऑक्सीजन गैस मिली हुई है, ध्यान से सुनना, यदि रक्त में ऑक्सीजन गैस मिली हुई है तो उस रक्त को कौन सा रक्त कहा जाता है? शुद्ध रक्त कहते हैं, या फिर इसे अपन ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहते हैं, ऑक्सीजन युक्त रुधिर। और यदि आपके रक्त में CO2 गैस मिली हुई है, CO2 गैस मिली हुई है, तो इसे कौन सा रक्त कहा जाता है? तो सर इसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, या फिर इसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, या फिर अपन इसको कह सकते हैं विऑक्सीजन युक्त रुधिर, मतलब जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। तो जिस रक्त में ऑक्सीजन घुली हुई है उसको अपन कौन सा रक्त बोलेंगे? प्योर ब्लड बोलेंगे, शुद्ध रक्त बोलेंगे, ऑक्सीजन युक्त रुधिर इसको नाम दे सकते हैं। जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है, उसको अपन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, विऑक्सीजन युक्त रुधिर, या फिर अशुद्ध रक्त के नाम से उसको जानते हैं। तो साथियों कौन सा वर्णक उपस्थित है? हीमोग्लोबिन। हीम का मतलब आयरन, ये पोरफायरिन का बना होता है, याद रखना। जो हीम है वो किसका बना हुआ है? पोरफायरिन वलय का बना हुआ है। ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है जिसका खुद का रंग भी कैसा होता है? रेड होता है। इसलिए मनुष्य के रक्त का जो रंग लाल होता है वो किस वर्णक की वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। आयरन धातु तत्व उपस्थित होता है, खनिज के रूप में उपस्थित होता है, और यदि इसकी कमी होगी तो एनीमिया से व्यक्ति पीड़ित हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी। लोहा तत्व की कमी मान सकते हैं। काम क्या है इसका? ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करना। और हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करता है दोस्तों? 4 अणुओं का परिवहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो देखो क्या आता है आपका, यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात की जाए, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी क्वांटिटी पाई जाती है, तो एक बात आपको पता चल ही चुकी है कि मादा में नर की अपेक्षा रक्त कम उपस्थित होता है। मादा के शरीर में मतलब स्त्री के शरीर में जेंट्स की अपेक्षा, आदमी की अपेक्षा, पुरुष की अपेक्षा रक्त कम पाया जाता है। तो अपन टॉपिक के स्टार्टिंग में बात करके गए थे कि स्वस्थ वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त उपस्थित होता है। ये तो मैं बात किसकी करके गया था? नर की। और लेडी की बात करें तो इसके अंदर लगभग 4 से 5 लीटर रक्त उपस्थित होता है। ये स्त्री की बात करके गए थे अपन। आज अपन बात करें हीमोग्लोबिन की मात्रा की। तो यदि मैं नर की बात करूँ तो नर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, नर में हीमोग्लोबिन की मात्रा, तो ये दोस्तों आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ। नर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो लगभग 15 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होती है। 100 ml रक्त के अंदर 15 से 16 ग्राम क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। यदि स्त्री की बात की जाए तो स्त्री में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, स्त्री में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग अपन बात करें तो 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml होती है। याद रखना, बहुत ही अच्छे डाटा, बहुत ही अच्छे कंटेंट आप लोगों के सामने डाले जा रहे हैं। बहुत बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 से 16 ग्राम प्रति 100 ml है, और स्त्री में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml है। फिर अपन बात करें तो दोस्तों याद रखना, यदि किसी व्यक्ति में RBC की संख्या सामान्य से बहुत हो गई, सामान्य से अधिक होना, RBC की संख्या का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों पॉलीसाइथेमिया। किस नाम से जानते हैं? पॉलीसाइथेमिया के नाम से जानते हैं। पोली, और पोली का मतलब क्या होता है? बहुत। बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यदि RBC की जो संख्या मैंने आपको बताई है, नर के अंदर 55 लाख प्रति घन मिमी है और लेडी के अंदर ये 45 लाख प्रति घन मिमी होती है, तो RBC की संख्या का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। और RBC की संख्या का सामान्य से क्या हो जाना दोस्तों?
कम हो जाना, तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो सर इसे अभी अपन ने पढ़ा है, एनीमिया नाम से जानते हैं। दोनों टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। यदि आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है, और यदि आरबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे एनीमिया कहा जाता है, उसे रक्त की कमी कहा जाता है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखने, क्योंकि ये डाटा आपको एक साथ एक जगह पर मिल रहे हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब देखो दोस्तों, अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वो भी आप लोगों के सामने, और वो क्या है? आप लोगों के सामने 3 टर्म की अपन बात करेंगे। वो 3 टर्म कौन कौन सी हैं? सबसे पहली टर्म आती है दोस्तों क्रीनेशन। क्रीनेशन अंग्रेजी में भी इसको किस नाम से जानते हैं अपन? क्रीनेशन के नाम से जानते हैं। दूसरी टर्म आती है दोस्तों हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस। और तीसरी टर्म आती है दोस्तों रुलैक्स। क्या है ये? इनके बारे में हम देखो चर्चा करते हैं। देखो विलियन की अपन बात करें तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ हाइपरटोनिक विलियन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक। और देखो ये नाम मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक नाम हाइपर आता है, एक नाम हाइपो आता है। हाइपर का मतलब होता है संख्या का या मात्रा का अधिक होना, और हाइपो का मतलब क्या है दोस्तों? कम। तो ध्यान से सुना, हाइपरटोनिक जो है इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे? तो आरबीसी जो है, आरबीसी को यदि अपन हाइपरटोनिक, और हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? अति पराशरी विलियन। अति पराशरी विलियन। तो यदि अपन आरबीसी को कहाँ रख दें? अति पराशरी विलियन में रख दें, तो दोस्तों क्या हो जाएंगी? आरबीसी सिकुड़ जाती है। आरबीसी सिकुड़ जाती है। ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। यदि आरबीसी को अति पराशरी या हाइपरटोनिक विलियन में रख दिया जाए तो आरबीसी क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाती है। इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? क्रीनेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रीनेशन के नाम से जानते हैं। यदि आरबीसी को हाइपोटोनिक मतलब अल्प पराशरी विलियन में रख दिया जाए, देखो हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? अति पराशरी विलियन, और हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? अल्प पराशरी विलियन। तो यदि अपन अति पराशरी विलियन में रख देंगे तो आरबीसी सिकुड़ जाती है, मतलब उनकी साइज छोटी मान सकते हैं अपन, ये लगभग वो एकत्रित हो जाती हैं, तो इसे तो कहा जाता है क्रीनेशन। और यदि आरबीसी को अल्प पराशरी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यदि रख दिया जाएगा तो दोस्तों आरबीसी फट जाती है। आरबीसी क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी। और आरबीसी के फटने की जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है दोस्तों हीमोलाइसिस। किस नाम से जानते हैं? हीमोलाइसिस के नाम से इसको जाना जाता है। तो क्रीनेशन में आपने क्या पढ़ा? क्रीनेशन का मतलब है यदि आरबीसी को अति पराशरी विलियन में रखेंगे, कौन से विलियन में? अति पराशरी विलियन में, तो आरबीसी सिकुड़ जाएंगी। और यदि आप आरबीसी को अल्प पराशरी विलियन में रखते हैं तो आरबीसी क्या हो जाती है दोस्तों? फट जाती है। इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? इसे कहा जाता है सर हीमोलाइसिस। और अब अपन बात करते हैं दोस्तों रुलैक्स की। तो यदि आरबीसी को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए तो आरबीसी क्या होती है दोस्तों? सिक्कों के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का रखेंगे वो कंडीशन आ जाएगी, सिक्कों के रूप में क्या हो जाती है? व्यवस्थित हो जाती है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है रुलैक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये तीनों टर्मिनोलॉजी अच्छी तरीके से याद रखनी है। क्रीनेशन में अति पराशरी विलियन होगा, हीमोलाइसिस में अल्प पराशरी विलियन होगा, रुलैक्स के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देंगे तो वो सिक्कों के रूप में जमा हो जाएगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में भी आरबीसी को रख दिया जाएगा तो ये सिकुड़ जाती है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अल्प पराशरी विलियन में रख दिया जाए तो ये फट जाती है, जिसे हीमोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। फिर देखो अपन और बात करते हैं। देखो साथियों, एक विशेष पॉइंट आता है आपका प्लीहा।
प्लीहा, जिसे तिल्ली के नाम से भी जानते हैं, प्लीहा या फिर तिल्ली। ध्यान से सुना इस बात को, क्योंकि इसके जो उपनाम है वो काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्लीहा या तिल्ली को किस किस नाम से जानते हैं? एक तो कहते हैं सर इसको रक्त बैंक, रक्त बैंक, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। फिर अपन बात करें तो इसे कहा जाता है आयरन का संग्रहालय। अब आपको पता है कि आरबीसी के अंदर कौन उपस्थित है? आयरन उपस्थित है। हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन उपस्थित? आयरन। तो वो आयरन का भी जब ब्लड का स्टोर करता है, ब्लड बैंक कहलाता है, तो वहां पर आयरन का भी उसको संग्रहालय बोला जाएगा। इसके अलावा इसे कहा जाता है आयरन का फिल्ट्रेशन संयंत्र। मतलब ये बात अपन कर चुके हैं जब अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था कि मनुष्य के शरीर में आयरन का या फिर रक्त का जो शुद्धिकरण है वो प्लीहा में भी होता है, किडनी में भी होता है, फेफड़ों में भी होता है। तो आयरन का फिल्ट्रेशन संयंत्र भी कहते हैं इसको। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है इसको, या फिर कब्रगाह नाम मिल सकता है आपको। आरबीसी का कब्रिस्तान, या फिर इसे कहा जाता है आरबीसी का सफाई कर्मी। अब देखो कितने नाम आ गए आपके सामने। अब इनमें से पेपर में क्वेश्चन भला वो कैसे भी दे सकता है, तो आप लोगों के यदि डाटा क्लियर होंगे तो आप अपने क्वेश्चन को राइट कर पाओगे, अन्यथा तो नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो प्लीहा या तिल्ली को किस किस नाम से जानते हैं? सर इसे रक्त बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, आयरन का संग्रहालय कहलाता है, आयरन का फिल्ट्रेशन संयंत्र कहलाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान या फिर इसको आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। इसके अलावा ये आरबीसी का सफाई कर्मी भी कहलाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी आरबीसी की बातें। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आरबीसी की सारी बातें आप लोगों के समझ में आ रही होंगी और अच्छे कंटेंट आप लोगों को मिल रहे होंगे। अब अपन बात करते हैं दूसरी रक्त कणिका की, और वो दूसरी रक्त कणिका है दोस्तों आपकी डब्ल्यूबीसी। और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो चर्चा करते हैं अपन डब्ल्यूबीसी की। दूसरी जो रक्त कणिका है आपकी डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका या फिर व्हाइट ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यू का मतलब होता है व्हाइट, बी का मतलब ब्लड और सी का मतलब क्या दोस्तों? कार्पल्स। और इन्हें कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है दोस्तों? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो ये दूसरी आपकी रक्त कणिका है डब्ल्यूबीसी। जैसा कि आपको पता चल चुका है, मानव रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो कणिका है वो थी आपकी आरबीसी। और इसके अलावा अपन बात करें तो सबसे कम कौन सी रक्त कणिका उपस्थित होती है? तो सर वो डब्ल्यूबीसी होती है। अब देखो अपन दोस्तों बात करते हैं कि ये काम क्या संपन्न करती है। ल्यूकोसाइट इनका दूसरा नाम मिला इनको। आरबीसी को अपने एरिथ्रोसाइट नाम दिया था। ध्यान से सुना दोस्तों, ये डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होती है। मतलब कोई भी डब्ल्यूबीसी ऐसी नहीं है जिसके अंदर केंद्र उपस्थित नहीं है, सारी की सारी डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होती हैं, रंगहीन होती हैं, रंगहीन। अब देखो आपको पता चल चुका है रंगहीन कब है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई वर्णक उपस्थित नहीं है। मेरे कहने का मतलब इनके अंदर हीमोग्लोबिन का क्या होता है दोस्तों? अभाव होता है। तो केंद्रक युक्त होती है, रंगहीन होती है, और हीमोग्लोबिन का इनके अंदर क्या होता है? अभाव होता है। फिर बात करें इनकी जीवन काल की, तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का पढ़ा अपन ने? 120 दिन का। और डब्ल्यूबीसी की जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल होता है दोस्तों 7 से 10 दिन, मतलब लगभग सप्ताह भर तक इनका जीवन काल चलता है। फिर अपन बात करें इनकी संख्या की, तो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो लगभग 6000 से 11000 प्रति घन मिली होती है। अब इधर आपको नर और मादा के अंदर अलग अलग डाटा याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी आपको पहले बता चुका हूँ कि डब्ल्यूबीसी की संख्या मेल फीमेल दोनों के अंदर सेम होती है। आरबीसी की संख्या में 96 देखने को मिला था आपको। विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इनका?
कार्य, और ये कार्य किस किस प्रकार से एग्जाम में आज तक पूछा जा चुका है। जैसे मैं प्रीवियस राजस्थान पुलिस के पेपर की बात करूं तो एक नॉर्मल सा एक क्वेश्चन आया था पेपर में, रोगों से लड़ना, रोगों से लड़ना। अब क्वेश्चन किस टाइप से आया था, WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी मुझे अभी तक भी याद है, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ था रोगों से लड़ना। तो आपका ये WBC का जो काम है वो रोगों से ये लड़ाई करती है, अपने शरीर की सुरक्षा करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। अब ये जरूरी नहीं कि आपके सामने वो बार बार रोगों से लड़ना ही डाले, वो किस किस प्रकार से ऑप्शन दे सकता है। याद रखना वर्क एक ही है, लेकिन इसका मैं अलग अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन में आपको क्या क्या मिल सकता है। तो याद रखना दोस्तों, शरीर की हानिकारक रोगाणुओं से सुरक्षा करना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखना, शरीर को रोगाणु मुक्त रखना, सुरक्षा तंत्र का निर्माण करना। अब आपने तो चलो एक ही नाम रख लिया है कि रोगों से लड़ाई करती है, रोगों से अपने शरीर की सुरक्षा करती है, लेकिन ये किसी भी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है ऑप्शन के रूप में। तो ये आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से याद रखनी। इसके अलावा अपन बात करें तो ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, इसलिए इन्हें अपन कुछ उपनाम देते हैं दोस्तों। ये किसका निर्माण कर रही है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, और प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, इसलिए WBC को कुछ उपनाम और मिले हैं। जैसा कि आपको पता है इनको श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं, लेकिन ये शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती है, सुरक्षा कवच का कार्य करती है, तो इसलिए इनको शरीर के पुलिसमैन के नाम से जानते हैं, शरीर के सैनिक कहलाते हैं, या फिर इन्हें कहा जाता है शरीर का डॉक्टर, शरीर का डॉक्टर। तो ये नाम आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखने हैं। WBC प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखती है, इसलिए इनको शरीर के पुलिसमैन, शरीर के सैनिक या फिर शरीर के डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो WBC जो वो 2 प्रकार की होती है, और वो मैं लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के सामने जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वहाँ पर अपन WBC का पूरा टाइप पढ़ेंगे, किस किस प्रकार की WBC होती है और कौन सी WBC किस प्रकार का काम संपन्न करती है, किस प्रकार के रोग के लिए कौन सी WBC महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करती है। तो ये अपन लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ HR स्टडी पॉइंट पर। मैं आपका दोस्त हरीश कुमार। दोस्तों, जो आप लोगों का प्यार इसमें मुझे मिल रहा है उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि सामने आती है तो ये बार बार मैं इस बात को रिपीट करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई मतलब कि गलत मैसेज मिलता है, गलत यदि कोई त्रुटि मिलती है, हो सकता है गलतियां हमारे से भी हो सकती हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। आपको कोई बात समझ में नहीं आती, कोई लैंग्वेज से संबंधित प्रॉब्लम आती है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें और उनसे अवगत करवाएं, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत सराहनीय होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको लाइक करेंगे तो हम लोगों का भी हौसला बढ़ेगा, क्योंकि मेरे लिए तो आप ही हो सब कुछ जो हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।